नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम्स स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे भारत का जो संवैधानिक विकास का जो सेकेंड पार्ट रह गया था, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक की बात, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की बात मैंने यहाँ पे कर ली थी। अब देखते हैं ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे संवैधानिक सभा जो है वो पूरा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को हम एक एक वीडियो में पूर्णतः समाप्ति करेंगे। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपको एक साथ दो मतलब कि दो चैप्टर का भी वीडियो मिले। तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, तो ब्रिटिश के ताज के शासनाधीन जो अधिनियम है 1858 से लेकर और 1947 तक में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब की बात करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो कि 1858 से लेकर और 1947 तक का है प्रावधान, तो इस सब को हम देख लेते हैं। इसे ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। तो अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल जो कि 1858 के तहत भारत का वायसराय इसको कहा जाने लगा। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। जो ब्रिटिश ताज था उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन था, भारत का वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल, अब उसको वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम के द्वारा भारत का राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। तो अधिनियम 1858 के तहत प्रथम वायसराय कौन, तो लॉर्ड कैनिंग बनाया गया। और साथ साथ में इसी 1858 के अधिनियम के तहत राज्य यानी भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। फिर जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। तो 1861 के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। और इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई। तो क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो 1861 के तहत। फिर इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। तो वायसराय को अध्यादेश भी जारी करने के लिए कब किया, तो 1861 के तहत, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। जो अध्यादेश था वो अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही प्रभावी हो सकता था। फिर आते हैं नेक्स्ट अधिनियम, देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये दिया गया कौन सा, तो 1892 के अधिनियम के तहत। तो भारत शासन परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही वार्षिक बजट पर बहस करने की, जो भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। और साथ साथ में सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। इनको पूरक प्रश्न पूछने और मतदान देने का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 1892 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। आप देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है 1909 को क्या कहते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो किसमें, तो विधि निर्माण में और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया।
ठीक है। और इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले सदस्य बने थे इसके, ठीक है, भारतीय। फिर इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ाया गया और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोक हित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न का अधिकार भी दिया गया। तो कब? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जो कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो क्वेश्चन आता है कि अगर पृथक निर्वाचन की बात करेगा तो 1909, और अगर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात करेगा तो 1919 के तहत। इसके तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें सिखों, भारतीयों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। किसमें? तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब? तो 1919 के तहत स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। और नेक्स्ट है कि द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो क्वेश्चन आता है प्रांतों में द्वैत शासन को लागू कब किया गया? तो 1919 के तहत। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था तो फिर 1919 के तहत। इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम के में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। कब? तो 1935 में सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली लागू की गई। कोई प्रश्न आता है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 के एक्ट के तहत की गई। और 1935 के एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब दलितों को और महिलाओं को साथ साथ में श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। किसमें? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को 1935 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो ये चीज़ विशेषकर याद रखना है। ने इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत का से अलग कर दिया गया। कौन सा? तो 1935 के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण भी 1935 के तहत किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी लागू की गई। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। फिर इसने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को भी समाप्त कर दिया 1947 के एक्ट के तहत। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो हम लोगों ने देखा था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत।
1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति भी प्रदान की गई, परंतु इसमें मतदान की शक्ति नहीं थी, मतदान अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। दूसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये की गई मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसमें कौन सा है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गेवर थे, सर मॉरिस गेवर थे। और उपरोक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं है, इसी कारण उपरोक्त कथन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चौथा प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन तो 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित यानी कि रिजर्व विषय और हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो सेम है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बताना, इसकी कौन सी विशेषता है? सबसे पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही। दूसरा है उन मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तो ये तो आपने देखा 1909 का प्रावधान है, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, हाँ ये भी सही है। तो आपका 1 और 3 यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था तथा इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मेंटिंग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन यानी डुअल शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक प्रांत में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र एवं प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमान के लिए पृथक संप्रदाय की व्यवस्था, जो कि प्रावधान 1909 के अधिनियम के तहत किया गया, और 1919 अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिख, यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए भी विस्तारित किया गया 1919 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो अधिनियम 1919 के तहत।
क्या हुआ कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई 1919 में। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई, और जिसे 1935 में भारत सरकार से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी कुंजी में इसको सी माना था। ठीक है, लेकिन डी आंसर इसका होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? तो 1919 के तहत। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान परिषद की स्थापना की गई, और ऊपरी सदन राज्य परिषद अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसमें 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, जिसको केंद्रीय विधानसभा कहते थे, जिसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष थी और कहलाता था, तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूल 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित और 40 जो मनोनीत थे, जिसमें अधिकतम 20 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बने नियम के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचन तथा शेष 27 को मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 थी, जो कि 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत, और फिर 145 होंगे, जिसमें 104 को निर्वाचित किया जाता था और 41 मनोनीत कर दी गई थे। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य में निर्वाचित होने के कारण उनके उल्लेख में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है कि 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सही है ये दूसरा, लेकिन पहला वाला गलत हो गया। देखते हैं क्या इसमें, बी आंसर आपका सही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसमें क्या है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों में महिलाओं के लिए ही था तथा सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक गलत हो गया। दूसरा है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिला और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए, और इसलिए दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही है। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। हाँ, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन इसके सही है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी कथन इज राइट आंसर। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित परीक्षा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। कब? तो 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, और 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा प्रारंभ में भी होनी प्रारंभ हुई,
इसे पहले पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 तक, 30 के दशक तक अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक ये स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार 1919 के तहत हुआ? इनमें से कौन सा निर्वाचन 1919 के तहत हुआ? आपके सामने चारों ऑप्शन है। कहाँ गया? तो 1900, एक चारों ऑप्शन आपके सामने है इसमें तहत, तो 1900 सी, यहाँ देख लेते हैं सी आंसर इसका सही है। क्या है? प्रश्नगत वर्षों में 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। 1926 में, 1945 में दोनों चुनाव हुए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया? तो अंतिम निर्वाचन किया गया था 1919 के तहत 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की निर्गत शक्ति प्रेरित है किससे? तो 1935 के एक्ट के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम अधिनियम से ही विधान परिषद में अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रेरित हुआ। डिस्क्रिप्शन है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रावधानों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी व्यवस्था 1935 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखनीय योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसमें देखते हैं क्या है कि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना के पर आधारित है। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया और इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवस्थित शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गईं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। इनमें से कौन से 1935 की विशेषता नहीं थी? तो पहला है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की प्रावधान था, सही है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई थी, तो ये गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा है कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही है। चौथा है कि इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, तो ये भी 1935 का ही प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, कब? तो 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल है? तो ये भी 1935 में शामिल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था लागू की? तो 1935 के एक्ट के तहत संघीय व्यवस्था 1935।
नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसमें निहित हैं? तो गवर्नर जनरल में। 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट या अवशेष शक्तियां किसको में? तो गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान इसके अंतर्गत नहीं है। हाँ, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि सही है। एक संघ की योजना विचार ये भी सही है, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेश ये भी सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, और भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। याद रखना कि संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? तो क्रिप्स मिशन में किया गया था, और तथा अन्य तीनों विकल्प 1935 में निहित हैं। नेक्स्ट है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारे क्या है? भारत के संविधान का स्रोत है 1935, क्योंकि अधिकतर जो अनुच्छेद 1935 से ही डायरेक्टली लिए गए हैं। ठीक है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम का मुख्य उपबंध इस प्रकार है। क्या? तो पहला है कि संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 में है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में है। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना 1935 में किया गया है। फिर द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल ये भी 35 में है, और संघीय शासन की व्यवस्था तथा प्रांतीय विधानमंडल और केंद्र एवं प्रांतों की शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना भी 1935 के एक्ट के तहत है। आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो है पूरा एक भारत सरकार अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक का जितना प्रावधान था, वो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हमने विधिवत रूप से समाप्त किया है। इसी प्रकार से आगे हम समाप्त करेंगे पूरा ये 4 चैप्टर के संविधान सभा तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसी प्रकार से हम और भी वीडियो डेली एक वीडियो आएगा आपके पॉलिटी का, और एक हिस्ट्री का आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम लाते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।